नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज क्लास थोड़ी डिले हो गई है, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। क्लास चल रही है, ये ज़रूरी है। डिले है, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास डिले है लेकिन है, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए गैप नहीं बन रहा है, कोई लूप नहीं देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, रुझान एकदम चरम पर है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में 4 घंटे का मैराथन, 5 घंटे का मैराथन लगातार चल रहा है। एसआई के लिए, यूपीपी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो ये जो रुझान है, ये बहुत भयंकर चलेंगे। टक्कर होती है ना ऑनलाइन। ऑनलाइन अब झगड़े होते हैं, विरोधी तैयार रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक सही बात बता दूं आपको, ऑनलाइन से उतनी मेहनत नहीं हो पाती है जितनी ऑफलाइन से होती है। ऑफलाइन आपके लिए रामबाण का कार्य करता है। ये जो ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन की कुछ चीजें आपकी जरूर छूट जाती हैं, चाहे वो मेरी ही क्लासेस क्यों ना हो। और ऑफलाइन की बात जब आती है तो ऑफलाइन में आप जितना पूछिए, जितना आपको समझना है समझते जाइए ना, सारी चीजें आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में कुछ ना कुछ चीजें सीमित कर दी जाती है। मैं सीमित तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सीमित हो जाती हैं कुछ चीजें। जो आप लोगों के मन में होता है वो आप लोग कह नहीं पाते, वो सीमित होती हैं, ना कि मेरी तरफ से सीमित होगा। मैं सारी चीजें आपको एकदम क्लियर कराता चलूंगा, कवर करता चलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी होने देंगे। तो चलिए आज की क्लासेस को शुरू किया जाए। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, कमेंट करके जरा बताइएगा। कल की क्लास में हमने जड़ के बारे में और तने के बारे में जानकारी ली थी, और बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन सेशन था। जब मैं एकदम संतुष्ट रहता हूं पढ़ाकर, तब मुझे समझ में आता है कि क्लास बढ़िया, बेहतरीन क्लास है। और जब मैं खुद नहीं संतुष्ट हो पाता हूं, कहीं ना कहीं खटकता है तो दिमाग में, यार क्लास कहीं ना कहीं मिस हुई। तो आइए, आज की क्लास में क्या होना चाहिए भाई? जड़ हो गया, तना हो गया, उसके बाद क्या बचेगा? पत्ती। अच्छा हाँ, पत्ती। तो दोस्त, पत्ती ये पौधे का रसोई घर होता है। क्यों होता है पौधे का रसोई घर? क्यों होता है भाई पत्ती? क्योंकि पत्ती जो होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे का भोजन बनाता है। और पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पत्तियां कहां से निकलती हैं? पत्तियां होती कैसी हैं? पत्तियां होती कैसी हैं इसे तो नहीं बताना पड़ेगा। आप लोग एकदम भाई पत्तियों से घिरे हुए हैं आप लोग। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, घर में ही रहते हैं, घर में भी तो पत्तियां मिलती हैं आप लोग। बहुत सारी पत्तियां होती, कटीली पत्तियां, सिंपल पत्तियां, कांटेदार पत्तियां, फिर उसके बाद वो डिजाइनर पत्तियां, लंबी पत्तियां, छोटी पत्तियां, गोल पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है पत्तियों के बारे में। पत्तियों का आज पोस्टमार्टम किया जाए। आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। बेहतरीन सेशन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तब मजा आएगा। ना कि मैं कथावाच के चला जाऊं, आपको कुछ समझ ही ना आए। तो जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा यहाँ मतलब ही क्या है आने का? क्यों दोस्त, सही है ना? सही कहा ना मैंने? ये रही आपकी पत्ती, ठीक है? ये किसकी पत्ती है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। किस पौधे, किस वृक्ष की पत्ती है, कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है आप लोग पहचान रहे होंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी वाली पत्ती है। जानते हैं इसकी क्या विशेषता है इस पत्ती की? इस पत्ती की विशेषता यह है कि ये आपको सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली पत्ती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष की पत्ती। अब आप लोग, आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे कि कौन सी पत्ती मैं बोल रहा हूं, कौन सी पत्ती ये है। तो कहते हैं ना दोस्त कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पत्ती क्यों है?
क्योंकि ये उस वृक्ष से आती है जो वृक्ष हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और ये है किस वृक्ष की पत्ती? तो एक दोहा या पंक्ति आपने सुना होगा, पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसमें कौन सा अलंकार है ये आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी भाई आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की दे रहे हैं, यूपीएसआई की दे रहे हैं, यूपीपी की दे रहे हैं, तो अलंकार भी तो जानना चाहिए। हिंदी तो पढ़ते ही है ना, तो ये भी बहुत जरूरी है। पीपर पात सरिस मंडोला, सो सा सम सरिस किसकी पहचान होती है ये आप बताइएगा, मजा आएगा। आप लोग हमारे क्लास में ऐसे रहते हैं ना, तो एक ही सब्जेक्ट नहीं, हम कई सब्जेक्ट आपको उधेड़ते चलते। चलिए छोड़िए, पीपर पात ना, पीपर पात मतलब क्या हो गया? पीपल का पत्ता है ये। क्या है भाई? पीपल का पत्ता है, पीपल पत्ती, ठीक। ये तो आज आपको पढ़ना क्या था वो पहले मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं भाई। आइए, तो आज आपको पढ़ना था क्या? पत्ती, लीजिए पत्ती। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। लीफ मतलब पत्ती, और जब पत्तियों की बात करते हैं तो एक पत्ती की बात करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग इसे लीफ नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे लीव्स। क्या लिखेंगे भाई? इसे लिखेंगे हम लोग लीव्स। ढेर सारी पत्तियों के बारे में जानकारी लेना। तो ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों के बारे में जब हमें पढ़ना है तो आइए शुरू करते हैं भाई, एक एक चीजों को। इसके बाद कहाँ से भाई क्या जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, लीजिए। तो सबसे पहली बात, जो पत्ती होती है ये तने से विकसित होती है, तने के पर्व संधियों से। जो तना होता है ना, जैसे ये एक आपका वृक्ष हुआ, वृक्ष से शाखा निकली यानी कि तना निकली, उससे एक यहाँ जो गांठें होती हैं, गांठ के बगल से जो पर्व संधि होती है वहीं से आपकी पत्ती निकलती है। तो क्या कहेंगे इसे कि तने के पर्व संधि से, तने के पर्व संधि से पत्ती का विकास होता है। पत्तियों का, ये साफ कर दें इसे, पत्तियों का क्या होता है? विकास होता है। विकास नाम बहुत तेजी से चर्चा में था, विकास होता है, ठीक है। तो तने के पर्व संधि यानी कि इंटरनोड, अंग्रेजी में इसे कहेंगे तो क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसे कहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे कहेंगे इंटरनोड, इंटरनोड्स कहेंगे ना। इंटरनोड से विकसित होती है। पत्तियां हरी क्यों होती हैं, जरा ये बताइएगा। ये तो मैंने पढ़ा दिया है। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो पत्तियां क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। कैसी होती हैं? हरी होती हैं। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, ठीक है। इतना जान गए आप लोग। तो चलिए एक और बात करते हैं। जब पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं तो और भी जानकारी है इसके बारे में, थोड़ा सा लेते हैं। पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्लोरोफिल के कारण हरी हो गई, तो पत्तियों का कार्य, अच्छा जरा ये बताइए कि पत्तियां जो होती हैं उनमें कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं क्या? हाँ भाई, पत्तियों में आप लोग कहेंगे कि मास्टर साहब जो है ना वो पगलाए गए हैं। पत्तियों में असंख्य छिद्र होते हैं मेरे दोस्त, असंख्य छिद्र, जिनकी गणना ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो पत्तियों में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग पर्णरंध्र कहते हैं। पर्णरंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पर्णरंध्र कहते हैं। लेकिन आपको जानने के लिए जो शब्द देता है उस शब्द को आप जानिए तो क्या कहता है इसे? इसे कहते हैं स्टोमेटा। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं स्टोमेटा, पर्णरंध्र। ठीक है, तो पर्णरंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये क्या कार्य करता है कि दिन में खुला रहता है, दिन में खुला रहता है, रात्रि में बंद हो जाता है। ओ, कलर चेंज करना पड़ेगा। रात्रि में क्या हो जाता है भाई? तो रात्रि में ये बंद हो जाता है। रात्रि में कैसा हो जाता है भाई? रात्रि में रहता है और रात्रि में बंद हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये कार्य हो गया। तो अब पत्तियों के कार्य के बारे में देख लेते हैं। पत्तियों के किसके बारे में देख लेते हैं? नहीं, पहले ये रंध्र ही देख लेते हैं ना। रंध्र देख लें? नहीं, रंध्र बाद में दिखाएंगे आपको, रंध्र बाद में दिखाएंगे। पहले पत्तियों के कार्य देख लें। आपने ये देखा, पत्ती के बारे में देख लिया। पत्ती क्या है? पत्ती के बारे में आपने जान लिया कि पर्व संधि कहते हैं, इंटरनोड से विकसित होती है। फिर उसके बाद पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। पत्तियों में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग पर्णरंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। ये जान गए आप। यह दिन में खुले रहते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा ये भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई आपको उलझन या समस्या नहीं होनी चाहिए, सब मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, तो क्या हो गया? हाँ, अगला पेज लेना है। पत्तियों के कार्य के बारे में बताना है ना, तो अगला पेज तो ऐड करना पड़ेगा। पत्तियों के कार्य क्या करना है? पत्तियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीव्स। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया? तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। पत्तियों के कार्य, क्या कार्य हैं पत्तियों के, वो बताते हैं हम। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा पत्तियों का? तो पत्तियों का कार्य सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, पहला कार्य क्या है? तो पहला कार्य कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहिए या भोजन निर्माण प्रक्रिया। भोजन निर्माण प्रक्रिया कहेंगे। कितने लोगों को ये प्रक्रिया याद है? ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। ईमानदारी से कमेंट करके पूरी प्रक्रिया किसको याद है ये बता सकते हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने बता दिया तो समझिए आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो होते हैं खिलाड़ी, जो होते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फुदकते नहीं। ये जो थोड़ी सी जानकारी लेकर उछल कूद करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, टीचर को उंगली करते रहते हैं, तो ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि जब शिक्षक पूछे उसका जवाब तुरंत दीजिए और अपने अंदर सारी जानकारियों का समावेश करते रहिए और दिखाने का जब मौका आए तब दिखाइए। जैसे आपके श्री कृष्ण जी हैं ना, जब मौका मिलता है तभी सुदर्शन चक्र निकलता है, तो वही आप भी करिए ना। जब मौका मिले पेपर में बैठिए तभी अपना असली रूप दिखाइए।
फिर सफल होके आइए, देखिए फिर क्या होता है। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने कहा कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं, तो मैं देख लूंगा भाई। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये भी पत्तियों द्वारा ही होती है। क्यों होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो पत्तियां जो होती है ना, सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ से जल जाता है, और पत्तियों का जो रंध्र होता है, पत्तियों का जो रंध्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दिया, जितनी चीजों की जो आवश्यकता होती है। बनाएगा क्या वो भी मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। आइए, तो सबसे पहला कार्य क्या करता है? CO2 की आवश्यकता होती है, साथ में जल की आवश्यकता होती है। ठीक, कितनी कितनी संख्या इनकी होनी चाहिए? हेलो, क्लास में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है भैया, करते हैं। चलिए, हो गया। तो इसमें क्या था? हाँ, इनकी संख्या ये तो बराबर हुई। फिर इसके बाद इनका कार्य क्या होगा कि ये एरो लगाएंगे इसमें। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हो गया आपका H2O यानी कि जल। अब ये क्या करता है कि सनलाइट जब तक नहीं होगा, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि बिना क्लोरोफिल के ये क्रिया कर पाना मुश्किल है। क्लोरोफिल, पर्णहरिम, क्या होता है? पर्णहरिम। क्लोरोफिल जो होता है यही सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती। मैं कलर भी वही लिख दिया हूं इसलिए। अब बनाता क्या है वो देख लेते हैं भैया, क्या क्या बनता है, क्या क्या बनकर आता है। तो सबसे पहले आएगा C6H12O6। देखिए मैं प्लस करने जा रहा था, ये बन के आता है O6 प्लस क्या बनेगा भैया? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो और क्या बनेगा जरा बताइएगा। तो और कुछ बनेगा? कुछ तो और बनना चाहिए। O2 बनेगा, इसकी भी संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपसे ये पूछ लेता है कि ये तो पत्तियों के कार्य हैं, पत्तियों के कार्य में प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, पौधे के। तो ये बन गया आपका क्या? इसका नाम भी तो दे दीजिए। इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार यार, आप पिछली कक्षाओं में देखेंगे तो मैंने पढ़ाया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी रिएक्शन होती है ये पूछता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया होती है ये पूछता है। तो ये जो है ना दोस्त, उष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन सी? उष्माशोषी। इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी, इसे क्या कहेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया। अब उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो उष्माशोषी, शोषी का मतलब क्या? शोषी मतलब सोखना। शोषी मतलब क्या है? सोखना। यानी कि ये अभिक्रिया जब होती है ना तो पौधे को उष्मा की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश ले रहा है, उष्मा ले रहा है। सूर्य का प्रकाश ले रहा है मतलब उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, उष्मा को अपने अंदर ले जा रहा है। जब उष्मा को अपने अंदर ले जाएगा उसी को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं उष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो
भाई थोड़ी सी मेहनत करके आए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए, हाँ, तो ये हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपकी हो गई, यानी कि यहाँ पे ये बन गया, ये भोजन आपका बन गया, ठीक है, भोजन पौधे का बन गया, पहला कार्य हो गया। अब आगे बढ़े, ये पहला कार्य है पत्तियों का। दूसरे कार्य पर चलते हैं, दूसरे कार्य पर आते हैं भाई, एक और पेज जोड़ते हैं। दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य जो होता है, दूसरा कार्य होता है श्वसन का। श्वसन की क्रिया भी पत्तियों द्वारा ही होती है। श्वसन की क्रिया भी कौन सी? श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, इसे हम लोग कहेंगे क्या? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन है कि रेस्पायरेशन है? क्या होता है जरा बताइएगा आप लोग। रिस्पायरेशन आप लोग बोलते हैं, होता रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन, ठीक है, श्वसन की क्रिया। अब ये श्वसन की क्रिया पौधे कैसे करते हैं, इसको भी जानना चाहिए। श्वसन की क्रिया जब होती है तभी पौधे क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों के पास उनकी एनर्जी जाती है। तो आइए देखते हैं श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया जब ग्लूकोज में, जब ये यार क्या क्या ही कहें अपने आप को, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या करता है, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है ना, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर क्या होता है, तब जाकर ये अभिक्रिया पूरी होती है, तब जाकर ये अभिक्रिया पूरी होती है। लेकिन अब ये अभिक्रिया में बनेगा क्या क्या वो तो बताइए। जैसे अभी जो बना था वहां पर वही टूटकर वापस आ जाएगा, CO2 हो जाएगा, प्लस जल हो जाएगा, प्लस आपकी एनर्जी बाहर आ जाएगी, एनर्जी प्राप्त हो जाती है, जिससे पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब क्या है? ऊर्जा मिल जाती है पौधों को। तो आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से समझाना बड़ा मजा आता है हमको, ठीक है, ऊर्जा मिल गई। लेकिन अब ये पूछता है कि जो श्वसन की क्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन की क्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, इसको भी पूछता है। तो जरा इसको भी बता दीजिए, इसको बताइएगा तो इसको मैं आपको बता दूं ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है मेरे दोस्त। इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी, शोषी तो मैंने बता दिया कि वो ऊष्मा को सोखती है, लेकिन ये अभिक्रिया यानी कि श्वसन की अभिक्रिया जब होती है ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। इसीलिए जब आप सांस लेते होंगे ना आपको भी गर्माहट की महसूस होती हो, एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलती है किसी अभिक्रिया में तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी। ये ग्लूकोज है, अभी पीछे बता के आया, ये चीजें बन के आती हैं, ठीक है। इतनी जानकारी यहां से हो गई। एक और काम होता है पत्तियों का, पत्तियों का एक और काम होता है, उस पर चलते हैं। अगला पेज। पत्तियों का एक और काम होता है, उसके बारे में देखेंगे। तीसरा कार्य, तो इसे कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन होता है इसको दो भागों में पहले आप तोड़िए। ये जो दो भागों में इसे जब तोड़ेंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है।
वाष्प धन उत्सर्जन। अगर हम हिंदी की क्लास ले रहे होते तो अभी आपको बखूबी समझा देते कि ये कैसे बन रहा है, कौन सी संधि है, क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सारी चीजें आपको हम यहाँ समझा देते। लेकिन अभी आप लोग कहेंगे कि सर जी आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते हिंदी में कहाँ चले जा रहे हैं। हिंदी भी हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है यार। चलिए तो आइए, वाष्प धन उत्सर्जन मतलब, वाष्प मतलब क्या होता है? वाष्प मतलब होता है मेरे दोस्त जल। जल का उत्सर्जन, उत्सर्जन का क्या मतलब होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, या फिर इसी को कह दीजिए बाहर छोड़ना। ठीक है, पत्तियों द्वारा ही जल को बाहर निकाला जाता है। पत्तियों द्वारा ही क्या किया जाता है? जल को बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर ये पत्तियां जल को बाहर निकाल रही हैं तो ये बताइए कैसे निकालेंगी? ये कैसे निकालेंगी जल को बाहर? तो पत्तियों में असंख्य छिद्र होते हैं, ये मैंने अभी बताया। जब मैंने आपको बताया कि पौधे में असंख्य छिद्र होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि उन छिद्रों द्वारा ही जल बाहर निकलेगा। तो पहली बात तो ये आप बताइएगा, पहली बात मैं आपसे पूछ लूं कि पौधे जितना जल एब्जॉर्ब करते हैं, जितना जल अपने पौधे अवशोषित करते हैं, उसका कितना परसेंट यूज करते हैं? प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यह प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न आपके लिए है, क्या है? पौधे अपने अवशोषित जल का कितना भाग उपयोग में लेते हैं? उपयोग में लेते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रश्न बना लीजिए, प्रश्न। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अब मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, देखिए प्रश्न में क्या है? पौधे अपना अवशोषित जल, पौधे अपने अवशोषित जल का कितना भाग उपयोग में लेते हैं? उपयोग में लेते हैं मतलब उसका कितना प्रतिशत भाग, कितना भाग यूज करते हैं, उसको देखिए। फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये रहा तीसरा ऑप्शन, और ये रहा चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 50%, और ये हो जाएगा 70%, और ये हो जाएगा आपका 5%, ये हो जाएगा आपका 95%। चलिए भाई, आपको बताना है, क्या बताना है? पौधे अपने अवशोषित जल का कितना भाग उपयोग में लेते हैं। जितना जल वो उपयोग में लेते हैं, अवशोषित करते हैं, उसका कितना भाग उपयोग में लेते हैं। पहला आपको लिखा गया है 50%, दूसरा 70%, तीसरा है 5%, चौथा है 95%। कितना यूज में लेते हैं, कितना उसको वापस वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऊपर लिखी हुई है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। आप हमको बताइएगा, देखते हैं आप लोगों का कितना दिमाग यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर लगे होंगे तब। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हो गया, ये तो हमने प्रश्न में दे दिया, इसे अब हम नहीं बताएंगे। जब इसे नहीं बताएंगे तो आगे की चीजें, पहले प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कर लीजिए। हो गया? चलिए, जब हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इसी को ऊपर कर लें, पेज नया क्या लें? चलिए नया ले, नया पेज नहीं ले रहे हैं, इसी को ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन कहते किसको है, जरा इसको देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन आप सुन लीजिए हमसे, क्या लिखेंगे? हर चीज लिखना अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो जानते हैं पौधे जल का जो भाग अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद उसका जो कुछ भाग वो यूज में लेते हैं, यूज करने के बाद जो बचा हुआ जल है उसको वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों द्वारा अपने अवशोषित जल के बचे हुए भाग को वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहने के बहुत से तरीके, सीधी सीधी बात आप कह सकते हैं, पौधे के बचे हुए जल को वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप कहीं से भी कैसे भी बना सकते हैं, बस इतना जानिए कि पौधे वायुमंडल में जल को छोड़ते भी हैं, वायुमंडल से जल को लेते भी हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो भोजन बनाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आते हैं कि ये छोड़ते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि एक होता है स्टोमेटा। अब इस इमेज की आपको आवश्यकता है, मैं ले रहा हूं इस इमेज को। ये रहा है आपका इमेज। इमेज में बहुत बारीकी से सारी चीजें दिखाई गई, बहुत बारीकी से सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब इसके बारे में मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या पता लगा कि क्लास इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी, आपको बोर हो जाएंगे, तो छोड़िए उसे। तो स्टोमेटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त। स्टोमेटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ये मैंने बता रखा है आपको। एक होता है ओपन, ओपन का मतलब खुला रंध्र। ये ओपन का मतलब क्या हो गया? खुला पर्णरंध्र। और ये हो गया बंद, क्लोज्ड है ना, तो बंद रंध्र। ठीक है, बंद रंध्र। दो हो गया, दोनों में से एक आपको फूला हुआ यानी खुला हुआ है। ओपन का मतलब खुला हुआ है, क्लोज्ड का मतलब बंद है। आप इतना जान गए, इतने समझदार आप लोग। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? जब ये रंध्र बंद होता है तब, या फिर जब रंध्र खुला होता है तब? जब रंध्र खुला होता है तब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जानते हैं कैसे होती है? तो ये जो पत्ती होती है, अभी मैंने आपको पत्ती दिखाया था, काली पत्ती कब से होने लगी? पत्ती काली नहीं होती है, हरी बना दे रहे हैं। ठीक है, कलर हमारे पास उपलब्ध है, लीजिए बना दे रहे हैं। भाई अच्छी बनी हो तो अच्छी बात है, नहीं बनी हो तो कोई बात नहीं है, तो उसको नहीं देखना है। तो ये देखिए, ये पत्ती है, पत्ती में असंख्य छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र में से एक छिद्र बाहर निकला है, एक छिद्र दिखाया गया आपको। एक छिद्र में ये दिखाया गया है कि जब ये पत्तियां पत्तियों में जब जल जाता है, पत्तियों में जाने के बाद किनारे पर जब जाता है तो ये इस तरह से आकार में है। तो जब इसमें पानी भर जाएगा, जब पानी भर जाएगा तो ये धीरे धीरे ऐसे फूल जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? फूल जाता है। फूलने के बाद ये खुल जाता है, जब खुल जाता है तो पानी उसी से बाहर निकल जाता है, जल उससे क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाता है तो धीरे धीरे वापस वो बंद हो जाता है। तो खुले हुए भाग को, खुले हुए स्टोमेटा को कहते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा। और जब ये बंद हो जाता है, अच्छा उल्टा हो गया, खुले हुए को ओपन स्टोमेटा, और जब ये बंद हो जाता है, जल उससे बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। जब ये समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां से हो गया। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, दिन में अधिक होती है या रात में? आप बताइएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में अधिक होती है या रात में? तो मैं आपको बता दूं, ये जरूरी पार्ट भी है आपका, कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना, दिन में अधिक होती है, दिन में अधिक होती है, और रात्रि में, रात्रि है भाई, रात्रि में कम होती है। ठीक है, क्या? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन या पीरेशन, जो भी आप कहिए वो हो गया। ठीक, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, समझ में आया? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए,
अब एक और पॉइंट जो आपके पेपर में आ सकता है वो ज्यादा जरूरी है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है भाई? तो आप लोग ये बताइए कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, जो उसकी दर है, उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बता लेंगे आप लोग? कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो वाष्पोत, तब तक आप कमेंट करते रहिए। वाष्पोत्सर्जन, ओ उल्टा हो गया थोड़ा सा। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? क्या है भाई? क्या है जरा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या नाम है? आइए हम बता देते हैं। फोटोमीटर। फोटोमीटर अंग्रेजी में है तो हिंदी में भी लिखेंगे, लीजिए फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए आज पर्याप्त है। प्रश्न मैंने दिया है, प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो जानकारियां हैं आपके लिए बेहद जरूरी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस को जो पाने के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को विजिट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करते रहा कीजिए। उससे यह पता चलता है कि आप लोग कितने सक्रिय हैं, कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, सीखने में कितना प्रतिभाग कर रहे हैं आप लोग, ये ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय।